So last class we have seen electromagnetic theory. So in electromagnetic theory, one formula we have seen is lambda, that is wavelength is the reciprocal of wave number. Okay, one formula we have seen. ये सब हम अभी बोर मॉडल में यूज करने वाले हैं, इसलिए फिर से मैं रिकॉल करवा रहा हूँ. One more thing we have seen, mu lambda equal to c, frequency into wavelength. If I multiply, then it will be a constant value. That value is 3 into 10 raised to 8 meter per second for electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation के लिए value fixed है, वो 3 into 10 raised to 8 meter per second है. Third, we have seen energy, okay, is equal to h into frequency, mu, okay, where h is Planck's constant, whose value you have to remember, equal to 6 into 10, 6.6, 6.26, 626 into 10 raised to minus 34 joule second. And this is for one photon या one quantum. एक एनर्जी पैकेट का एनर्जी ढूंढना हो तो देन यू कैन गो फॉर दिस. एक फोटोन का एनर्जी ढूंढने के लिए आप ये यूज कर सकते हो. आपको बहुत सारे फोटॉन्स का एनर्जी ढूंढना है, देन यू कैन गो फॉर E is equal to NH nu, where N stands for number of photons. अभी 10 फोटॉन्स का निकालना है तो आप यहाँ पे 10 डाल सकते हो. 100 फोटॉन्स का निकालना है तो N equal to 100 डाल सकते हो. तो ये फॉर्मूला कोई हम लोग फ्रीक्वेंसी के जगह पे आपको वेवलेंथ के हिसाब से देखना है तो आप क्या कर सकते हो, वेवलेंथ अदरवाइज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा. तो यही फॉर्मूला को आप थोड़ा सा अलग करके लिखोगे तो क्या होगा, एच न्यू के बदले आप सी अपॉन लैम्डा डाल सकते हो. तो ये एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन होगा, ये एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन. और हमें पता है कि 1 अपॉन लैम्डा इज न्यू बार, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा. ये दोनों सेम ही है तो मैं 1 अपॉन लैम्डा के यहाँ पे अगेन दिस इज फॉर वन फोटोन, ये एक फोटोन के लिए होगा. मल्टी फोटोन के लिए आप यहाँ पे सिर्फ n डालोगे तो वो मल्टी फोटोन के लिए हो जाएगा. एंड what is, you can replace this as E is equal to hc nu bar. E is equal to hc nu bar, या वो दिखता नहीं है तो आप क्या लिख सकते हो, E is equal to hc nu bar करके लिख सकते हो 1 upon lambda की जगह. So these many things we already studied last class. Why I'm repeating again is here the units are very important. अभी मैं इसको रब कर लेता हूँ, या ठीक है मेरे पास यहाँ पे जगह है. So lambda has to be in meter all the time. Okay, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. लैम्डा हमेशा मीटर में होना चाहिए यूनिट. So वो नैनोमीटर में दिया है तो आपको उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए मीटर में. वो एंगस्ट्रॉम यूनिट में दिया है तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए मीटर में. ओके, ये हो गया लैम्डा के लिए. So question can be in terms of nanometer or angstrom unit, but you have to substitute in meters only. So नोट कर लो, ये तो लास्ट क्लास का ही है, मैं फिर से लिख रहा हूँ और कुछ लोगों को वो दिखाई नहीं दे रहा इसलिए मैं लिख रहा था. फिर से उसको जूम किया, मैंने स्टॉप किया था बीच में. और इधर ओके, सो वन मोर थिंग व्हाट आई वाज सेइंग, या frequency has to be in per second में होना चाहिए, नहीं तो you can
also write in terms of hertz, both are same. Okay, ये frequency के लिए. Nu bar के लिए, sorry, nu bar मतलब होगा wavelength. Okay, nu bar का केस में वो 1 wavelength है. 1 wavelength मतलब जो भी यूनिट होगा उसका इनवर्स हो जाएगा वो. ओके, मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स, लेंथ का जो भी इनवर्स आप कर सकते हो. एंड एनर्जी हैज टू बी इन जूल्स. ओके, एनर्जी हैज टू बी इन जूल्स. यहाँ पे आप किधर भी सब्स्टिट्यूट करना चाहोगे तो एनर्जी हैज टू बी इन जूल्स, जूल्स में होना चाहिए. और जूल्स के बदले आप कुछ और यूज करना तो वो एक कन्वर्जन फैक्टर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. दैट यू हैव टू रिमेंबर. व्हाट इज दैट? 1 joule is equal to 10⁻⁷ ERGS. ओके, ये कन्वर्जन फैक्टर आप याद रख लेना. तो जूल से आपको ERGS में कन्वर्ट करना है तो आप ये वाला कन्वर्जन फैक्टर यूज कर सकते हो. नहीं तो one more unit of energy is, I think this is visible to you guys. One more is that 1 electron volt, it is written as EV. 1 electron volt is 1.6 into 10⁻⁻19 joules. ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला चीज क्यों याद में आएगा? देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी. अभी आगे जाके हम लोग क्या करने वाले, हम लोग इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ढूंढने वाले. एंड इलेक्ट्रॉन का एनर्जी वेरी स्मॉल. ओके, इलेक्ट्रॉन स्मॉल, so its energy will be also very small. And representing energy of an electron in terms of joule is ridiculous. Why? Because it is like आप एक ये डिस्टेंस को आप किलोमीटर में मेजर नहीं कर सकते. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का एनर्जी को आपको स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी का यूज करना पड़ेगा. आप लिखोगे EV, P stands for इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, सो स्मॉलर एनर्जी को आप जूल में या ERGS में मेजर करोगे तो वो ठीक नहीं रहेगा. आपको स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी में यूज करना पड़ेगा. So this is the conversion factor you have to remember. Okay. So anything is missing, you just note down from your. Okay. आपको कोई भी missing रहा तो लिख लो. ये तो लास्ट क्लास का ही हम लोग देखा है अभी तक. तो जल्दी लिख लो ताकि हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो हो गया तो थम्स अप कर दो ताकि मैं शुरू करूँ आगे का. ओके, चलो अभी वन मोर थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर स्टार्टिंग बोर्स मॉडल. ओके, तो मैं रब कर रहा हूं अभी. ओके,
अच्छा, so now before starting Bohr model, one more thing you have to understand, which is a part of physics again, Coulombic laws या Coulombic force of attraction. Okay, Coulomb ने एक फॉर्मल रूल दे दिया है और लॉज दे दिया है जो डिटेल में आप फिजिक्स में समझोगे, बट यहाँ पे अभी बोर मॉडल के लिए लगेगा, इसलिए मैं अभी उसको पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा ब्रीफली, डिटेल में नहीं करेंगे इसको। कूलम्बिक लॉज क्या बताता है? अभी दो पॉइंट चार्जेस में लेता हूँ। पॉइंट चार्जेस मतलब समझ लेना एक बहुत ही छोटा पार्टिकल है जो चार्ज है। ओके, सो वी आर ऑल्सो चार्ज पार्टिकल्स, वी आर नेगेटिवली चार्ज, बट हम लोग पॉइंट चार्ज नहीं है, अपना बड़ा बहुत बड़ा शेप है। मैं एक बहुत ही छोटा, आप कंसिडर कर सकते हो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के हिसाब से। सो पॉइंट चार्जेस को मैं कंसिडर करूं, उसका कुछ ना कुछ चार्ज है Q1 एंड Q2। ओके, Q इज रिप्रेजेंट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज, उनका कोई ना कोई चार्ज होता है समझो, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके, डिस्टेंस बिटवीन देम, लेट अस से R, ओके, डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। सो आपको पता है कि ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज है या दोनों नेगेटिवली चार्ज देंगे, सो व्हेन I take them closer, then there will be a force of repulsion. Okay, if they are oppositively charged, okay, if they are oppositively charged, then there will be a force of attraction. So Coulombic law is purely about force of attraction and repulsion. हमेशा attraction को ही ध्यान मत देना, repulsion भी सेम होगा। इनका चार्ज क्या है वो फर्क नहीं पड़ता, ये जो भी फोर्स अप्लाई होने वाला रहेगा, ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, दोनों को इक्वली कंसिडर करो। फोर्स जो भी अप्लाई होने वाला रहेगा उनका बीच में, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ओके, उनका चार्ज कितना उसके ऊपर मैटर करता है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। हायर द चार्जेस ऑफ दैट पॉइंट, ग्रेटर विल बी द फोर्स। ये फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है या रिपल्शन भी हो सकता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ओके, उनका बीच का डिस्टेंस कम होते जाएगा तो फोर्स बढ़ते जाएगा, इसलिए वो इनवर्सली कनेक्टेड है। सो फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोथ विल बी ओके इनवर्सली कनेक्टेड टू द डिस्टेंस। दोनों सिमिलरली चार्ज रहेंगे तो देयर विल बी अ रिपल्शन। तो जैसे डिस्टेंस कम होते जाएगा वो रिपल्शन का जो फोर्स है वो बढ़ते जाएगा, सो दैट्स व्हाई दैट इज इनवर्सली कनेक्टेड। So this is explained by Coulomb, जो हम अभी आगे बोर मॉडल में यूज करेंगे। If I remove the proportionality sign, then I need to put one constant. Let me put a small letter k as the constant. Q1 Q2 divide by R square. Okay, capital K भी यूज कर सकते हैं वैसे तो, where k is called as Coulombic constant. Coulombic constant बोलेंगे और उसका वैल्यू आपको बाहर करके रखना पड़ेगा 9 into 10⁹, वेरी इजी टू रिमेंबर। ओके, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो के का यूनिट के साथ आप वैल्यू याद रख सकते हो, कूलम्बिक कांस्टेंट। ओके, ये आप बाहर कर रहे हैं, अब डिटेल में हम स्टडी नहीं करेंगे इसको, बिकॉज हमें यहाँ पे फिजिक्स में इतना ज्यादा स्टडी नहीं करना है, जो बोर मॉडल के लिए जो रिक्वायर्ड है दैट पार्ट विल बी स्टडीइंग हियर। सो दिस फॉर्मूला यू जस्ट रिमेंबर, जो अभी बोर मॉडल में हम लोग यूज। नेक्स्ट, वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, फॉर एग्जांपल इन आवर एक पर्सन ऐसा है तो वो रेस्ट में है और फ्लोर में है। ओके, फ्लोर के ऊपर खड़ा है और वो रेस्ट में है, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा 0। ओके, उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा 0। जैसे वो फ्लोर से ऊपर की तरफ जाता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, लाइक दैट यू कैन अज्यूम। सो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगा एंड उसका वैल्यू पॉजिटिव।
वेरी क्रैकी, अच्छा ऑडियो के लिए क्या करूं मैं अभी? अच्छा मैं अभी ईयरफोन यूज कर रहा हूँ, प्लीज चेक करो ईयरफोन में मैं वॉइस सुनाई दे रहा है क्या, देख लो। अभी एक बार वॉइस चेक कर लो, मैं अभी ईयरफोन यूज कर रहा हूँ, वॉइस चेक कर लो एक बार। मैं ईयरफोन ही यूज कर रहा हूँ, अभी सुनाई दे रहा है? अभी ईयरफोन यूज कर रहा हूँ मैं, सुनाई दे रहा है क्या, देख लो। स्टिल नॉट गुड। ओके सो अभी 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 एक बार चेक कर लो, वॉइस सुनाई दे रहा है क्या, एक बार चेक कर लो। ओके ओके चलेगा, अभी ये वॉइस के साथ जाते हैं। डिस्प्ले क्लियर दिख रहा है क्या, कि जूम करूं थोड़ा सा, डिस्प्ले क्लियर दिख रहा है? अभी इतना जूम ठीक है कि और जूम करूं? इतना जूम ठीक है क्या, एक बार चेक कर लो। ओके अभी फिर से एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूं। ओके क्या है, वी वर टॉकिंग अबाउट कूलम्बिक लॉस व्हिच वी आर गोइंग टू यूज इन बोर्स मॉडल। ओके चलो थोड़ा जूम कर लेता हूं। आई थिंक इतना जूम चलेगा। अभी ब्लर से ठीक हो जाएगा बेटा, रुको, वो मैंने अभी जस्ट जूम किया है। और मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो काम का चीज है उसको ही चैट बॉक्स में डालो, कुछ भी मत डालना, बिकॉज आई हैव केप्ट चैट ओपन सो दैट आई कैन सी यू गाइस, आई कैन सी योर डाउट, वरना तो मतलब ही नहीं है। ओके अच्छा ठीक है, अभी मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ, देन वी कैन गो फर्दर। कुछ लोगों को पोटेंशियल एनर्जी में प्रॉब्लम है। ब्लर ठीक हो जाएगा, थोड़ा रुको, आपका वो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हो जाएगा ब्लर, और थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगा, रुको। ओके सो या आई वाज टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। ओके पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैं बात कर रहा था। तो व्हाट इज दिस, इफ समबडी, ओके कोई एक बंदा फ्लोर में है, ओके फ्लोर में समझो, कोई बंदा फ्लोर में है, तो whose potential energy is zero, ओके ग्राउंड में रहेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। एंड तो जैसे ही वो फ्लोर से ऊपर की तरफ जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगा, ऊपर के लेवल मतलब आप स्काई के तरफ, या फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर ऐसा आप सोच सकते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव देयर। एंड
फ्लोर से नीचे जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो डेफिनेटली फ्लोर के नीचे जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाएगा। ये आपने फिजिक्स में देखा रहेगा, इसको आप mgh कर सकते हो, इसको माइनस mgh कर सकते हो, मास, ग्रेविटी एंड हाइट के हिसाब से, और ये पोटेंशियल एनर्जी 0 एट रेस्ट। ये आपने फिजिक्स में पढ़ाई किया है, नहीं किया तो आप आगे पढ़ाई करोगे। तो mgh स्टैंड्स फॉर मास, ग्रेविटी एंड हाइट। ये हाइट के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा और ये हाइट के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, बिकॉज माइनस है वो, हाइट वहां पे नेगेटिव होते जाएगा। सो अभी हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस। व्हाई? बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट, जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं है जो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, ये तो मैं पॉइंट चार्जेस की बात कर रहा हूँ। पॉइंट चार्जेस मतलब आप एक छोटे से फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में सोच सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैन बी कंसिडर्ड पॉइंट। ओके, पॉइंट, न्यूट्रॉन को तो आप चार्ज नहीं बोल सकते, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को आप पॉइंट चार्जेस करके अज्यूम कर सकते हो, छोटे से पार्टिकल को। तो उनका केस में क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा? उनका केस में भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, बट ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी mgh के हिसाब से नहीं ढूंढा जाएगा, बिकॉज दीज आर वेरी स्मॉल दैट उनके ऊपर ग्रेविटी का तो असर है ही नहीं। ग्रेविटी का असर नहीं है तो हम लोग ये mgh वाला फॉर्मूला उनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। देन व्हाट वी हैव टू डू इज, so think of a situation if I'm visible in the screen. So if I talk about these 2 point charges, ये 2 point charges में देखो, समझते कि दोनों पॉजिटिवली चार्ज है। तो इफ दे आर कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, तो मैं उनको फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उनके ऊपर, वो नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है, तो डेफिनेटली वहां पे डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है। फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ, देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट, सो आई एम डूइंग वर्क ऑन देम। दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, वो नजदीक आ गए, नजदीक आ गए, जो भी मैंने वर्क उनके ऊपर डाला है, ओके, फोर्स मैंने अप्लाई किया एक्सटर्नली और डिस्टेंस उनका चेंज हो गया, और उनके ऊपर जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो वर्क अप्लाई हुआ है, वो वर्क जो है वो स्टोर होगा उनमें इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उनका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। द मोमेंट आई लीव देम they go away from each other because they are positively charged, as I told you. They go away from each other, मतलब ये मूवमेंट में चले गए, मतलब उनके ऊपर उनका काइनेटिक एनर्जी शुरू हो गया। काइनेटिक एनर्जी शुरू तब होगा when they use that potential energy। तो जो भी मैंने वर्क अप्लाई किया था उनके ऊपर, वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुका था। सो मेरा वर्क जो उनके ऊपर अप्लाई किया वो पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू फॉर्म में स्टोर हुआ था। द मोमेंट आई लेफ्ट देम, दे स्टार्टेड मूविंग, स्कैटरिंग अवे फ्रॉम ईच अदर by using that potential energy, and that potential energy is now getting converted into kinetic energy, that's why they are moving। so मतलब उनका केस में जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, which is directly proportional to their charges and inversely proportional to their distance। okay, अभी ये force, okay, acting on them, don't get confused with the formula here। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, ये मैं बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी जो उनमें डेवलप होगा, वो किसके ऊपर मैटर करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस। तो याद रखना, यहाँ पे आर है और यहाँ पे आर स्क्वायर है, ओके, यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर है। सो पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस, नॉट टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ओके, स्क्वायर के लिए नहीं है। और ये कौन सा पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं? दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इनका केस में होता है, ये पॉइंट चार्जेस का बेस केसेस में होता है। पॉइंट चार्जेस के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस, ओके। सो ये पॉइंट चार्जेस का केस में जो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो सकता है उसके ऊपर देखो, आपको पता भी है, समझो कि मैं एक्सप्लेन करूं, इनका केस में इनका चार्ज बहुत ज्यादा है समझो, तो मैं इनके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा तो इनका चार्ज ज्यादा रहेगा, तो बहुत ज्यादा दूर तक ये फेंका जाएंगे।
इसका मतलब क्या, उनका चार्ज ज्यादा रहता है मैग्नीट्यूड वाइज चार्ज ज्यादा रहता है, तो ये ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करेंगे। दैट्स द रीजन व्हाई दे विल बी थ्रोन आउट टू अ ग्रेटर डिस्टेंस। अगेन डिस्टेंस तो आपको पता ही है, जितना नजदीक लेके जाओगे उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होने के चांसेस है। सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ क्या इसका वैल्यू को मैं फिर से इक्वेट करूं, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू K into Q1 plus Q2 divided by R. Okay, K into Q1 plus Q2 divided by R. Okay, मैं एक फॉन्ट इंक्रीज करता हूँ बेटा नेक्स्ट। तो ये वाला वैल्यू भी याद रखो, यहाँ पे K जो है अगेन दैट इज कूलम्बिक कांस्टेंट, यहाँ का वैल्यू भी K का कूलम्बिक कांस्टेंट है। So there are two formulas I told you. One is force of repulsion or force of attraction between two point charges will be having the formula like this, and दो point charges का बीच में जो potential energy generate होगा that is called as electrostatic potential energy, and this electrostatic potential energy is equal to K into Q1 into Q2 divided by R. Okay, so this is equal to K into Q1 plus Q2 divided by R. This is electrostatic potential energy. Okay, this formula remember. So electrostatic potential energy is equal to K into Q1 into Q2 divided by R. Don't get confused with the formula here. So ये R square है और ये simply R है. So दोनों सेम नहीं है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन के लिए चलेगा और ये फोर्स ऑफ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए। नाउ एक याद रखो, क्या जैसे मैंने यहाँ का केस में बोला कि पोटेंशियल एनर्जी कैन बी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव करके बोला मैंने। K is called as Coulombic constant, दोनों जगह K का ये Coulombic constant है। Now अभी मैं बोल रहा हूँ कि क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है क्या? So let us check that. Here let us say Q1 and Q2 दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, then overall आपको क्या मिलेगा? If it is visible to you guys, yeah, let me just write over here. Let us say if Q1 and Q2 are similarly charged, समझो Q1 और Q2 का चार्ज सेम है, ओके, तो देन पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू का साइन क्या होगा? दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, देन क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव। तो और एक क्या होगा? इफ Q1 and Q2 are oppositively charged, Q1 and Q2 are oppositively charged, दोनों का चार्ज ऑपोजिट टू ईच अदर है समझो। अभी क्या होगा? डेफिनेटली आपको पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, नेगेटिव हो जाएगा। सो दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव इफ दे आर सिमिलरली चार्ज, पॉइंट चार्जेस आर सिमिलरली चार्ज। Electrostatic potential energy will be negative if they are oppositively charged. एंड पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब हो सकता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब हो सकता है? थिंक, बता दो मुझे चैट बॉक्स में, पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब हो सकता है? कौन सा एक सिचुएशन हो सकता है? अज्यूम करो
we are talking about charged particles only. न्यूट्रल का बात नहीं आएगा यहाँ पे, मैं चार्ज पार्टिकल्स का ही बात कर रहा हूँ। वो तो बराबर है, आप न्यूट्रल रहा तो ये तो बात कर ही नहीं सकते, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात ही नहीं कर सकते। आंसर नहीं आ रहा है अभी भी। वेरी गुड, दे आर वेरी फॉर फ्रॉम ईच अदर। ओके, जब दे आर इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ओके, अभी ये यहाँ पे आर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। ओके, व्हेन आर डिस्टेंस इनफाइनाइट है, यानी कि दो पार्टिकल्स फार अवे फ्रॉम ईच अदर होंगे, देन व्हाट हैपेंस, देन पोटेंशियल एनर्जी जीरो। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे Q1 या Q का वैल्यू आपको जीरो करना पड़ेगा, बिकॉज एक पार्टिकल, वन पार्टिकल फार अवे फ्रॉम अदर इज फार अवे, मतलब अदर कोई पार्टिकल उसका आजू बाजू में नहीं है समझो, देन यू कैन थिंक ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले सकते हैं जब उनका ग्रुप में। अच्छा, कौन सा पार्ट इसमें नहीं समझ में आ गया बताओ? तो electrostatic potential energy is equal to Coulombic constant into charge of one particle into charge of another particle divided by the distance. So, and as I told you, potential energy can be negative, zero, or positive. That means if both are similarly charged, then their value will be positive. If both are oppositively charged, then the value will be negative. If each particle is far away from each other, then we can think of ये ideal situation है। मतलब आप ये बोलोगे कि क्या ऐसा कभी हो सकता है एक पार्टिकल अकेला कहीं पे तो रह रहा है? हो सकता है, यूनिवर्स में बात कर सकते हैं, बट that is understood that इनमें से एक का वैल्यू आप Q1 या Q2 का वैल्यू जीरो रखोगे तो definitely entire thing will become zero. So okay, so note down quickly. I'll rub this part. नोट कर लो सब लोग। ये R का वैल्यू आप इनफाइनाइट डालोगे, डेफिनेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो की तरफ जाएगा। तो देश मैं तो यहाँ पे बेटा चिल्ला रहा हूँ इतना ज्यादा, अभी इससे ज्यादा ऑडियो में क्या कर सकता हूँ? यहाँ के बाजू वाले लोग मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं, क्या क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? कैलकुलस यूज नहीं करेंगे यहाँ पे।
So you guys are saying zoom out करने बोल रहे हो, थोड़ी देर के लिए zoom out करता हूँ. शायद आप लोग के स्क्रीन को zoom इन या zoom out कर सकते हो. I guess so. Both capital K or small k can be used. अच्छा, okay. तो एक बार लिख लो, मैं जूम इन कर लूंगा. एक बार लिख लो, जो बाकी है लिख लो. आर इनफाइनाइट होता है तो ही ना बेटा वो फ्री पार्टिकल कहलाएगा. आर इनफाइनाइट मतलब क्या है? इट मींस each every particle is far away from each other. दोनों पार्टिकल इतना दूर चले गए कि उनका आपस में कोई रिपल्शन या अट्रैक्शन बात ही नहीं होता. Okay, now we start with Bohr's model. अभी बोर मॉडल शुरू करते हैं. So I will try to increase my voice as much as possible. Okay. So चलो, अभी बोर्स मॉडल का आपने पोस्टुलेट्स तो लिख दिए, बट उसका सिग्निफिकेंस या वो कैसे पोस्टुलेट बना पाए, that part we will see now. So let us try to understand an experiment. Okay, एक एक्सपेरिमेंट समझने के लिए कोशिश करते हैं. थिंक ऑफ अ सिचुएशन, मैं इसमें हाइड्रोजन गैस सैंपल रख दिया है. ओके, हाइड्रोजन गैस सैंपल. सो एटॉमिक हाइड्रोजन को भी आप ले सकते हो, मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल को तोड़ के सिंगल एटम बना दिया हो. नाउ सो बिफोर दिस थिंक ऑफ अ सिचुएशन, मैं एक लाइट सोर्स यूज करता हूं. लाइट सोर्स. Now when I say light source, you just consider it as electromagnetic radiation that can be radio wave, microwave, X-ray or visible light or ultraviolet, anything. And फिलहाल के लिए हम लोग visible light की बात करते हैं. So when I pass visible light through the prism, okay, prism के through मैं pass करता हूँ. And we know that visible light will split down into 7 different colors with your in photographic plate. So photographic plate में that will distribute as 7 different colors. Okay. So ये तो हमें already पता है. अभी ये visible light के लिए मैं विब्ग्योर बोल रहा हूँ, और यहाँ पे light source कोई भी आप ले सकते हो. So ये प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे तो ये होने वाला है. Okay, this we already know. Now what extra we are going to do here, I am going to pass this light source through hydrogen sample, hydrogen gas sample. हाइड्रोजन गैस सैंपल मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन गैस को रखा हुआ है, ऐसे समझ लेना.
हाइड्रोजन गैस को एटॉमिक हाइड्रोजन भी बोल सकते हो, या सिंगल हाइड्रोजन को एटमाइज करके भी रख दिया हो. नाउ आई एम गोइंग टू पास हाइड्रोजन गैस के सैंपल के थ्रू मैं ये लाइट सोर्स पास करता हूँ, एंड इधर से जो बाहर निकलता है वो प्रिज्म के थ्रू पास करूंगा, एंड दैट विल मर्ज, सब कुछ मर्ज है, कोई भी गैप नहीं है कलर्स का बीच में. So that spectrum is called as continuous spectrum. Okay. अब एक ऑडियो मैं तो चेंज कर ही नहीं रहा हूँ बेटा, ऐसे कैसे ऑडियो चला जाता है? मैं तो यहाँ पे सेम ऑडियो लेकर शुरू कर रहा हूँ. ऑडियो में क्या हो जाता है मुझे नहीं समझ में आता. My that okay, I have good speed here. I don't know why it is affecting. So now I'm going to again start with this. So light source, कोई भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आप हाइड्रोजन गैस सैंपल के थ्रू पास करके और उससे जो एमिट होता है, उससे जो बाहर आता है, उसको प्रिज्म के थ्रू पास कर रहे हैं हम लोग, and prism is going to split whatever is coming out here into as per their different wavelength, as per their frequency, as per their energy. So वो visible light रहा तो विब्ग्योर होगा, और विब्ग्योर is a continuous spectrum. Continuous spectrum का मतलब कोई भी गैप नहीं रहेगा कलर का बीच में. They are interconnected. All ओके अभी एक बार ऑडियो चेक कर लो. अभी एक बार ऑडियो चेक कर लो. अभी ऑडियो आ रहा है क्या? सुनो. देयर आफ्टर अगेन वी कैन स्टार्ट. I have already checked my internet. Okay, चलो. Okay, अभी शुरू करते हैं. I'll repeat again, don't worry. So electromagnetic radiation कोई भी हो, उसको मैं shortly EMR बोल रहा हूँ. Electromagnetic radiation, okay, when it is passed through हाइड्रोजन गैस सैंपल, कोई भी एक गैस सैंपल. अभी अब गैस इसलिए बिकॉज आपको पता रहना चाहिए वो पे वो एटॉमिक लेवल पे होता है, एंड उससे जो बाहर निकलता है, तो यहाँ पे जो इमिट होता है रेडिएशन, उसको प्रिज्म के थ्रू पास करवाएंगे, और प्रिज्म से बाहर आते ही दैट विल स्प्लिट रेडिएशन एज पर देयर एनर्जी, या एज पर देयर वेवलेंथ, या एज पर देयर फ्रीक्वेंसी. सो देयर विल बी अ डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो H2 गैस भी रख सकते हैं, H2 गैस भी रख सकते हैं, तभी भी एक स्पेक्ट्रम मिलेगा. वो पार्ट अब आगे देखेंगे. ओके, अभी फिलहाल के लिए एटॉमिक हाइड्रोजन की बात करते हैं. वी विल टॉक अबाउट डायटोमिक हाइड्रोजन आल्सो. सो नाउ अभी क्या करना है? हियर व्हाट इज एक्सपेक्टेड? एक्सपेक्टेड क्या है? सो इफ हाइड्रोजन गैस इज नॉट देयर, then the situation is very clear. You can get pure properly without any problem.
But when I keep hydrogen gas sample, then what happened? So हुआ क्या था? Some part, okay, of this particular spectrum was missing. मतलब समझो कुछ कलर मिसिंग था या कुछ कलर दिखाई नहीं दे रहा था. लेट अस अज्यूम ये है ग्रीन कलर. ओके, ग्रीन कलर दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसा समझते हैं. So कुछ part of the spectrum was not visible in the photographic plate. So इसका मतलब क्या है? When hydrogen gas wasn't there, that time all light were passing through the prism and prism was showing all that radiations properly. But when hydrogen gas sample was kept, that time some part of the spectrum was invisible or appearing dark. मतलब विक्टियोर में जो जगह पे ग्रीन दिखना चाहिए वहां पे अभी ग्रीन नहीं दिख रहा है और अभी absence of light is dark. So this particular area is appearing dark. मतलब वो वाला कलर आया नहीं है या यहाँ से एमिट होते ही आया नहीं है. So now how to understand this? अब ये एटॉमिक हाइड्रोजन की मैं बात करूं, we know atom, okay. So तभी तो रुदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा. न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है एंड इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर है. बट हाउ दे वर अरेंज्ड दैट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय रुदरफोर्ड. ये रुदरफोर्ड मॉडल आप आगे जाके फाउंडेशन बिल्डर लेक्चर में आप देखोगे रुदरफोर्ड मॉडल क्या है. बट फिलहाल के लिए मैं ये बता दूं, रुदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स का प्रॉपर लोकेशन नहीं बोला गया था, बट न्यूक्लियस का प्रेजेंस तो रुदरफोर्ड ने ही बताया था. न्यूक्लियस करके एग्जिस्ट करता है करके इसने रुदरफोर्ड ने ही बताया था. सो यू कैन थिंक लाइक दिस एटम. सो अभी बोर ने समझा कि इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर एटम्स, सो ये गैस सैंपल के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास होता है. तो अभी क्या होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन न्यूक्लियस को हिट करता है. सो चांसेस कम है कि न्यूक्लियस उसके साथ इंटरैक्ट करे. व्हाई? बिकॉज न्यूक्लियस इज रिजिड. ओके, रिजिड का मतलब ये है इट इज लाइक अ बॉल. अब एक आप बॉल वॉल के ऊपर बाउंस करोगे, सॉरी बॉल को आप फेंकोगे बॉल के ऊपर तो बॉल बाउंस बैक हो जाएगा. इसलिए बिकॉज बॉल इज नॉट मूविंग, बॉल मूव नहीं करता है, वो रिजिड, सो वो रिजिड है, वो मूव नहीं करेगा. सिमिलरली न्यूक्लियस भी वैसे ही, न्यूक्लियस जगह चेंज नहीं करेगा, विच इज फिक्स्ड एट सम पोजीशन. दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय रुदरफोर्ड ओनली विद हिज थियरी. वो वाला थियरी आप फाउंडेशन बिल्डर में देखोगे. सो रिजिड होने की वजह से अभी ये हमने क्या देखा है, अज्यूम करना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर भी लेता है. ओके, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है समझो. देन as per last lecture I told you that its energy has to change. अब ये एब्जॉर्ब करता है तो एनर्जी बढ़ना चाहिए. अभी एनर्जी बढ़ता है देन वो जो भी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया उसके रिलेटेड उसको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा. यानी कि इट हैज टू डिस्प्लेस समवेयर एल्स, कुछ और जगह पे डिस्प्लेस होना चाहिए या कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा उसको. एंड वो काम करना अलाउड नहीं है बिकॉज वो रिजिड है, इट इज फिक्स्ड. इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और न्यूक्लियस का कोई इंटरेक्शन नहीं हो सकता. बट वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन एक इलेक्ट्रॉन के साथ होता है समझो. Then what happens, this electromagnetic radiation will be absorbed by an electron and that electron will absorb and it will get displaced to somewhere else. It will get displaced to somewhere else and जो भी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर लिया. अभी देखो मैंने यहाँ पे विजिबल लाइट मैंने पास किया और विजिबल लाइट में 50 और अलग अलग एनर्जी वाले रेडिएशन है. वायलेट कलर का एनर्जी अलग है, रेड कलर का एनर्जी अलग है. सो नाउ इनमें से जरूरी नहीं है कि सबके सब कलर का एनर्जी को वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करे. और वो कौन सा एनर्जी का एब्जॉर्ब करेगा दैट पार्ट वी विल सी. व्हाई इट इज वेरी स्पेसिफिक टू सम कलर दैट आल्सो वी विल सी. तो फिलहाल तो अभी एक्सपेरिमेंट समझते. तो इनमें से ग्रीन कलर को इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया समझो. इनमें से ग्रीन कलर का एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया एंड वो ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करते ही इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव गॉन टू समवेयर एल्स. इलेक्ट्रॉन कुछ एक्साइट हुआ रहेगा कुछ और जगह के लिए. एक्साइट मतलब हायर एनर्जी स्टेट बोल सकते हो. हायर एनर्जी स्टेट में जा चुका रहेगा बाय यूजिंग द ग्रीन कलर एनर्जी. एंड यहाँ से जो बाहर निकला उसमें ग्रीन कलर था ही नहीं. ओके,
यहाँ से जो बाहर निकले उसमें ग्रीन कलर था ही नहीं, बाकी सबके सब रेडिएशन यहाँ से बाहर निकल गए एंड वो प्रिज्म ने उसको डिस्ट्रीब्यूट करके रख दिया एक्सेप्ट ग्रीन कलर। सो प्रिज्म कैन नॉट डू एनीथिंग, अभी ग्रीन कलर यहाँ से आया ही नहीं है तो ग्रीन कलर को दिखा नहीं सकता। दैट मीन्स ग्रीन कलर, मैं ग्रीन कलर अज्यूम कर रहा हूँ, नॉट नेसेसरी ग्रीन कलर ऑल द टाइम, दिस इज आई एम जस्ट अज्यूमिंग। सो ग्रीन कलर को उसने एब्जॉर्ब कर लिया हो तो तभी जाके ये बाहर नहीं आया एंड दैट ग्रीन कलर वाज नॉट स्पॉटेड इन द spectrum. So then Bohr understood that nucleus is not absorbing any energy, but electrons are absorbing energy, and after absorbing energy, electron must be exciting to some other state, other level within the atom, and they are retaining there as long as electron radiations are supplied on them. The moment I stop the supply, supply मैं stop कर देता हूँ समझो, then what happens, whatever energy it has absorbed, that will release in the form of electromagnetic radiation and come back to the original position. So जो भी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया है उसको वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करके बाहर निकलेगा और ओरिजिनल पोजीशन में आएगा. So then what is the expectation? The moment I stop the light, okay, the moment I stop the light, so ये सेम स्पेक्ट्रम में अभी कुछ दिखेगा तो नहीं, बिकॉज विद्युत दिखने के लिए यहाँ पे लाइट सोर्स का भी जरूरत है. तो अभी क्या हो सकता है, मैं ये सेम फोटोग्राफिक प्लेट को यहाँ पे लिख रहा हूँ. What is expected? Nothing is expected. Why? Because light source आप स्टॉप करोगे तो कोई रेडिएशन आना नहीं है. But what was expected, what was seen is, so there were so many different color lines. Okay, अलग-अलग कलर का लाइंस दिखने लगे. They were discrete या discontinuous. Okay, they were discontinuous, unlike the continuous spectrum. विद्युत जैसे नहीं थे. They were discrete lines. ये लाइंस को मैं बोलूंगा स्पेक्ट्रल लाइंस. ओके, ये स्पेक्ट्रल लाइंस अपीयर हुए. अभी ये रीजन क्या अभी देखना बाकी है. सो वी विल सी द मोमेंट लाइट सोर्स हैज स्टॉप्ड, we expected that there must not be anything on the photographic plate, but it was not the case. Photographic plate were having discrete या discontinuous lines of different color. अभी ऐसा भी आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ग्रीन कलर, चलो ग्रीन कलर उसने एब्जॉर्ब किया, अभी मैं बंद करने के बाद इलेक्ट्रॉन रिटर्न चला गया और आपको लगेगा चलो अभी वो ग्रीन कलर को एमिट किया रहेगा, बिकॉज ग्रीन कलर जितना एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया था तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ग्रीन कलर दिखना चाहिए था. दिस इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, व्हाई, बिकॉज ग्रीन कलर को उसने एब्जॉर्ब किया था. बट इट वाज नॉट द केस. ग्रीन कलर तो हो सकता है वो स्पेक्ट्रल लाइन में, उसके साथ साथ कुछ और कलर का रेडिएशन भी दिखाई दिया. नॉट ओनली द ग्रीन कलर, सम अदर रेडिएशन आर आल्सो विजिबल देयर. इससे ये मालूम पड़ रहा है कि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब तो कर लिया ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, बट while going down to the original position, it did not go the way it has absorbed the energy. मतलब ये रिटर्न जाते वक्त एक ही स्टेप में पहुंचा नहीं है, ये रिटर्न जाते वक्त स्टेप वाइज गया रहेगा. सो मतलब थोड़ा सा एक छोटा सा स्टेप में गया और ये इनका डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो है, समझते इसको मैं जूम करूं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है तो there are, let us say, multiple energy levels. Electron, instead of going directly to the original position, electron might have gone to one step, okay, down, and that difference जो भी है एनर्जी का उसको एक कलर बना के या एक एनर्जी बना के रिलीज किया और उधर के बाद फिर से एक स्टेप में चला गया और वो वाला डिफरेंस का एनर्जी को एमिट किया, उसके बाद फिर से नीचे गया. So then again one more, नीचे गया, then again one more. That is the result why instead of only green color, some other radiation या some other color were also visible on the photographic plate. So from this understanding, from this experimental evidence, Bohr stated some postulates, and that postulates we will write now. So he assumed that electrons are not randomly present outside the nucleus. They must be present in different circular orbits, the way solar system works.
So न्यूक्लियस के बाद देयर मस्ट बी डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स. सो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे. उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके रहेंगे अलग अलग एनर्जी लेवल में. द मूवमेंट लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज पास्ड ऑन द सैंपल. So electron specifically absorbing some fixed value of energy and getting absorbed and getting excited to some higher energy level. Some higher energy level में वो absorb करता होगा. Then the moment I stop the supply of radiation, now it is no more taking that energy and it will come back to the original state. While coming back to the original state, it may follow different paths to reach the original situation. It may travel like this. Stepwise manner. If it is traveling like this, remember these orbits are actually called as energy levels. They have different energies. So electron यहाँ से यहाँ का जो different नीचे गिरता है, तो ये जो भी difference है उसके एक radiation वो emit करेगा. और यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पे आएगा तो एक और रेडिएशन एमिट करेगा. और यहाँ से यहाँ आएगा तो वन मोर रेडिएशन एमिट करता है. नाउ नॉट नेसेसरी इलेक्ट्रॉन हैज टू फॉलो दिस रूट. इलेक्ट्रॉन कैन आल्सो फॉलो. इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली कम हियर. ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली भी आ सकता है. अब ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली आता है तो दिस रेडिएशन डेफिनेटली ग्रीन कलर का होगा बिकॉज ग्रीन कलर को उसने एब्जॉर्ब किया था. एंड इलेक्ट्रॉन कैन आल्सो ट्रैवल फ्रॉम हियर टू हियर. मतलब एक को स्किप करके भी वो ट्रैवल कर सकता है. एंड ये वाला डिफरेंस ऑफ एनर्जी अलग होगा, ये वाला और ये वाला अलग है. ये छोटा छोटा ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये इतना एनर्जी हो जाएगा. एंड दिस रेडिएशन कैन बी रिमूव इजेक्टेड आउट. और यहाँ का यहाँ तो ऑलरेडी मैंने दिखा दिया. सो चांसेस है कि 1 2 3 4 5 यहाँ पे देखो 5 लाइंस. सो वन मोर पॉसिबिलिटी ये भी है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर दिया बट ये वाला लाइन में आने के बाद डायरेक्टली पहुंच गया वो इधर. सो वो भी हो सकता है. देन वन मोर रेडिएशन विल बी एमिटेड. सो इफ इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू दिस लेवल देयर आर चांसेस ऑफ 6 different spectral lines. 6 different spectral lines can be appearing in the photographic plate. So from this Bohr understood that electron must be distributed in different circular orbits. Okay. Now अभी आपने जो लिखा है बोर मॉडल में जो लिखा है उसका पहला वाला देखते हैं. पहला वाला आपने लिखा है कि any atom is made up of any atom. देखो आप SPDF वगैरह अभी डिस्कस मत करो बेटा, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे. डोंट गेट कंफ्यूज, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. देयर आर मेनी क्वेश्चंस अपीयर ऑन आईजीएस टू बेस्ड ऑन दिस. सो अभी इसमें आपको और एक समझना है. एक एक पोस्टलेट हम लोग समझते आते हैं. सो नंबर 1 is any atom is made up of a stationary nucleus at the center. Center का जो nucleus है वो stationary होगा, which is not mobile, which is not moving there, but it and electrons revolve around the nucleus in circular orbit. Okay, so postulate number 1 is very clear to everybody. I hope very clear to everybody. Now let us move to second postulate. अभी आप समझोगे कि सर्कुलर ऑर्बिट का कांसेप्ट कैसे आ गया. देखो अभी वही एक्सपेरिमेंट मैंने एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में घूमते रहेंगे और ये एक ही पॉइंट नहीं है. अभी और भी पॉइंट्स हमें देखते जाना है जो ये मॉडल को और मजबूत बनाता है. नाउ सेकंड पॉइंट यू हैव रिटन force of attraction between nucleus and electron. Okay, so in this case ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज. तो इनका बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज कूलम्बिक फोर्स. ओके, कूलम्बिक फोर्स बोलेंगे. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड electron is called as coulombic force. Now anything which is moving in a circular orbit, आपको पता रहेगा कोई भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करता है so there are two forces acting on that. One is inward force, another is outward force. Okay, inward force और एक outward force वहां पे act करेगा. So inward force, अब यहाँ पे क्या होगा, सेंटर में न्यूक्लियस है और ये खुद इलेक्ट्रॉन है अपना केस में.
सो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का विस्कॉस फोर्स को मैं बोलूंगा कूलम्बिक फोर्स. सो बिकॉज दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, कूलम्बिक फोर्स है. एंड आउटवर्ड फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे, आप देख सकते हो कि एक बस सर्कल में, कोई भी सर्कल में राउंड मारता है तो यू विल बी लिटिल थ्रोन अवे, फोर्स्ड अवे फ्रॉम द सेंटर. कोई भी सर्कल में राउंड लेते हैं आपका कार समझो, देन यू विल बी लिटिल फोर्स्ड अवे फ्रॉम द सेंटर. सो उसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके, now let me just rub this. You guys please note it down quickly. Yes, centrifugal force is a pseudo force which is not an actual force. That means not somebody is forcing on you. It happens on its own. I mean, there is nobody is forcing. It's like a pseudo. So you guys simply note down this quickly. I'll keep chat box on so that you can ask genuine questions. And those who are simply doing time pass, I'm checking that. I'm recording your screens. I'm going to, remove you from next class onwards. कोई भी आईजीएस लेक्चर में आपको बैठने नहीं दूंगा. आप कुछ भी वहां पे लिखते रहोगे तो जो भी काम का चीज है वही लिखो. तो हाइड्रोजन ही क्यों यूज किया, वी विल सी दैट पार्ट, वो हम लोग देखेंगे आगे. आपका कोई भी अभी तक का इसमें कोई भी डाउट है तो वो पूछ लो. डायग्राम किधर है, डायग्राम में क्या नहीं समझ में है वो तो बता दो. क्या डायग्राम में क्या समझ में नहीं आया बेटा? यस, कॉपी कर लो बेटा जल्दी. कॉपी द डायग्राम, डायग्राम कॉपी करो. एरो, कौन सा एरो की बात कर रहे हो? इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम एज कूलम्बिक फोर्स? करेक्ट. ओके, so does electron jump depend on any factor? We will see jumping of electron, yeah, excitation of electron will be studied in detail, don't worry. What happens when electron gains energy, वो वाला पार्ट देखेंगे बेटा. Why is it r square in force formula? That is inverse square formula. r square वो आप देख सकते हो, उसके लिए ठीक है मैं लास्ट में बताता हूँ. वो स्क्वायर में ही होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ करके आप देख सकते हो, फिजिक्स में आएगा. और एक गैस हम लोग यूज करेंगे तो क्या होगा देखेंगे बेटा. हाइड्रोजन क्यों यूज किया, इट इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम. अभी उसका बारे में समझेंगे कि मल्टी इलेक्ट्रॉन रहा तो कितना गड़बड़ आ सकता है, वो देखेंगे. यस, पर्टिकुलर ऑर्बिट्स के बीच में क्या क्या होना चाहिए वो तो नेक्स्ट पोस्टलेट में देखेंगे. आई होप एवरीबडी हैज written that postulates. स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में भी डिटेल में देखेंगे. देखो अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है, अभी डायग्राम लिख लो. देयर आर मेनी थिंग्स टू बी रिटन अगेन. ओके, बहुत सारी चीजें मुझे फिर से रिपीट करना है, डोंट वरी. अभी डायग्राम लिख लो, आई विल गो फॉर फर्दर. एक एक पोस्टुलेट हमें डिटेल में समझना है. ओके, डोंट वरी. तो जो पोस्टुलेट्स नहीं लिखे हैं वो बाद में मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ, वो वहां पे लिख लो. एटम का डायग्राम अभी भी समझना बाकी है हर चीज, और देखेंगे हम लोग. यस, लास्ट सेल के बारे में भी बात करेंगे. लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा वो बात करेंगे. अभी पूरा एक्सप्लेन नहीं हुआ है बेटा, बोर मॉडल खत्म नहीं हुआ है. देयर आर मेनी थिंग्स टू से, ओनली 1% आई हैव सेड. ओके, सो नाउ लेट अस गो फर्दर. आपको यहाँ पे मुझे इतना क्लिक करवाना था कि बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट, बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट का कंसेप्ट कैसे आ गया, उसके लिए मैंने अभी बता दिया. ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो सर्कुलर ऑर्बिट्स का कंसेप्ट आ गया. अभी ऑर्बिट्स कैसे प्लेस्ड है, उनका बीच का क्या क्या है, वो पूरा प्रॉपर्टी देखना बाकी है अभी भी, डोंट वरी. और ये डायग्राम जो भी मैंने एक्सप्लेन किया अभी फिर से मुझे करना ही है. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन मेनी थिंग्स. आपको अभी
1% भी समझ में आए तो ठीक है, बिकॉज आई हैव नॉट एक्सप्लेन ऑल ऑफ। ओके, so first postulate we have seen electron is made up of nucleus, stationary nucleus at the center, and electrons are revolving in the orbits, in circular orbits. ये पहला point था. Second point था, if I consider an electron, एक इलेक्ट्रॉन मैं कंसीडर करता हूँ which is negatively charged, and इसका ये revolve करते रहेगा circular orbits में, so then there will be two forces acting on that, inward force and outward force. So inward force, okay, inward force क्या है? Inward force क्या है? वो coulombic force है, वो coulombic force है. Coulombic force क्या होता है? Force of attraction between nucleus and इलेक्ट्रॉन. अभी ये कूलम्बिक फोर्स क्यों बोलना चाहिए? कूलम्बिक लॉ में हमने देखा है ये दोनों तो पॉइंट चार्ज ये तो है, ये पॉइंट चार्ज है ना, तो पॉइंट चार्ज के लिए कूलम्बिक लॉ अप्लाई होता है. तो कूलम्बिक लॉ यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग. न्यूक्लियस को एक पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रॉन को भी एक पॉइंट चार्ज ही तो समझ रहे हैं हम लोग. एंड दैट विल बी इक्वल टू, ये इक्वल टू क्या होगा? के Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर. ओके, ये हमने समझा था. अभी अपना केस में चलो मैं इसको Q1 समझो और इसको Q2 समझता हूँ. ओके, सो न्यूक्लियस का Q1 को, ओके, न्यूक्लियस का चार्ज को मैं Q1 समझ रहा हूँ. वो एक्चुअल में कितना होगा? ओके, Q1 समझता हूँ, वो एक्चुअल में कितना होगा? वो एक्चुअल में होगा Z इंटू E. ओके, Q Z यहाँ पे होगा एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और E मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन. चार्ज ऑफ प्रोटॉन होगा, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. ओके, सो न्यूक्लियस का चार्ज को मैं Q1 समझता हूँ, और Q1 must be equal to Z into E, where Z is number of protons and E is charge of one proton. तो पूरा मिला, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर 1 होना चाहिए. इफ यू कंसीडर एनी एटम, देयर डेफिनेटली न्यूक्लियस का चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन होगा. एंड Q2 क्या है? इलेक्ट्रॉन चार्ज को हम लोगों ने Q2 रखा है. इलेक्ट्रॉन का चार्ज को Q2 रखा है. वो कितना होगा? वो तो एक ही इलेक्ट्रॉन है अभी फिलहाल. एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, सो दैट विल बी सिंपली E. वो तो E जितना हो जाएगा, बिकॉज आपको पता रहना चाहिए चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेम, मैग्नीट्यूड वाइज सेम, बट साइन वाइज अपोजिट टू ईच अदर. तो इसको मैं अभी कैसे लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ K इंटू जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर. ओके, K इंटू जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिकॉज Q1 और Q2 का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया. एंड E इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम है. ओके, नाउ आउटवर्ड फोर्स. आउटवर्ड फोर्स क्या होगा? आउटवर्ड फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. आउटवर्ड फोर्स जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो सूडो फोर्स है, तो इसमें क्या होता है? ओके, आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? कोई भी एक ऑब्जेक्ट है व्हिच इज मूविंग इन द सर्कुलर मोशन, जो बाहर की तरफ जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं. एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का मास होना चाहिए, एंड कितना फास्ट वो मूव करता है. ओके, कितना फास्ट वो मूव करता है वो उसका स्क्वायर डिवाइड बाय आर. ओके, डिवाइड बाय आर. सो न्यूक्लियस से वो कितना दूरी पर है, दैट डिस्टेंस आई कंसीडर एज आर. सो कितना ज्यादा वो स्पीड में घूमता है सर्कुलर,
उतना ज्यादा फोर्स बाहर की तरफ अप्लाई होगा। आप ये सोच सकते हो कि समझो आपका गाड़ी बहुत तेजी से टर्न लेता है तो आप ज्यादा फेंका जाओगे बाहर की तरफ, और थोड़ा लेस स्पीड में वो टर्न लेता है तो आपके ऊपर इतना वो फोर्स अप्लाई नहीं करता। सो इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपके ऊपर मास ज्यादा रहेगा तो वो ज्यादा फोर्स आपके ऊपर अप्लाई करेगा। So velocity and mass are directly proportional. Velocity and mass directly proportional and distance। देखो आप छोटा सा मतलब क्विक टर्न लेते हो, समझो गाड़ी में एक छोटा सा राउंड ले रहे हो और फास्ट लेते हो, छोटा राउंड लेते हो मतलब रेडियस छोटा रखते हो तो ज्यादा फोर्स लगता है आपके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल। छोटा रेडियस डिस्टेंस रखते हैं सेंटर से, मतलब बड़ा वाला टर्न लेते हो तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं, छोटा वाला टर्न लेते हो तो वो क्विक कर देता है। ओके, क्विकली आपके ऊपर फोर्स करता है। सो दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ओके, सो अभी आपको मैंने पोस्टुलेट के यहाँ पे बोला था, सेकंड पोस्टुलेट के यहाँ पे मैंने बोला था कि कीप 4 लाइंस ब्लैंक। तो ये 4 लाइंस ब्लैंक जो बोला था मैंने, राइट डाउन दिस इनवर्ड फोर्स इज कूलम्बिक फोर्स इक्वल टू, ये दोनों पॉइंट लिख लो जहाँ पे पोस्टुलेट्स के यहाँ पे मैंने 4 लाइंस आपको ब्लैंक छोड़ने के लिए बोला था वहां पे। So m stands for mass of the electron. In this case, mass of the object मतलब mass of the electron. m is mass of electron. Electron का mass. v is velocity of electron. r is distance between nucleus and electron. न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का बीच का डिस्टेंस r होगा। m stands for mass of electron. v stands for velocity of electron. How speed it is moving. So आपने सेकेंड पोस्टुलेट था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो उसके बाद मैंने आपको बोला था कीप कीप 4 लाइंस ब्लैंक। वो 4 लाइंस ब्लैंक के यहाँ पे लिखो। ओके, एंड दोनों को इक्वेट करके इक्वेशन नंबर 1 करके उसको लेबल कर, दोनों को इक्वेट करके लिखो कूलम्बिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो v स्क्वायर इसलिए बेटा वो तो ट्रायल एरर बेसिस में आपको स्टडी करना पड़ेगा। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में आपको मालूम पड़ेगा कि स्क्वायर के हिसाब से वो कनेक्टेड है। ओके, फोर्स जो है स्क्वायर के हिसाब से कनेक्टेड है, इसलिए यू आर राइट। देखो फिजिक्स में हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ये सब आप फिर से फिजिक्स में स्टडी करने वाले हो, हमें थोड़ा सा इतना डिटेल में ये नहीं स्टडी करना है। R stands for distance, centrifugal force is outward force, right? Correct. डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन अपना केस में, और एक कार का केस में देखोगे तो एक इमेजिनरी पॉइंट ऑफ सर्कल क्रिएट हो ही जाएगा, आप कोई भी एक सर्कल में राउंड लेते हो तो। ओके, नाउ आफ्टर राइटिंग दिस मच, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मच। एक फाइनल इक्वेशन लिख दो, ये दोनों को इक्वेट करके लिखो, kz e square divided by r square equal to mv square divided by r and call it as equation number 1. Okay, ये लिख दो सेकेंड पोस्टुलेट के बाद, kz e square divided by r square is equal to mv square divided by r, because postulate says that जो अंदर की तरफ फोर्स एक्ट करता है बाहर की तरफ फोर्स एक्ट करता है वो इक्वल हो जाएगा। इक्वल नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन विल बी थ्रोन आउट ऑफ द एटम, बट इट इज नॉट हैपनिंग। So it is not happening because of that, मतलब electron constantly revolving around the nucleus without any force imbalance. Okay, मैं रब करता हूँ, I hope you have written this.
So third point, third possibility you have written, as long as electrons revolve around the, no, I think electrons revolve only in those orbits whose integral, whose angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. ये आपने लिखा रहेगा. So now let us see why only orbits, या ऑर्बिट का बीच का डिस्टेंस का क्या मतलब. समझो कोऑर्डिनेट समझते हैं, न्यूक्लियस को मैं ओरिजिन समझूंगा और लेट अस से 1 से लेकर 0 से लेकर 1 लेट अस से नैनोमीटर. ओके, ये डिस्टेंस जो है 0 से लेकर 1 नैनोमीटर अज्यूम करते हैं. यू गाइस आर नोइंग दैट 0 और 1 का बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं. ओके, 0 और 1 का बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं. सो मतलब आई कैन पुट इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हियर. हर कोई नंबर में मैं इनफाइनाइट ऑर्बिट्स पुट कर सकता हूं. फिलहाल के लिए मैं रखता हूं. सो 0 और 1 नैनोमीटर का बीच में मैं इनफाइनाइट ऑर्बिट्स ड्रॉ किया. नाउ व्हाट बोर सेज, ही सेज 0 और 1 के बीच में चलो जितने भी नंबर्स हो उसमें सब में क्या इलेक्ट्रॉन, सबका डिस्टेंस के जो ऑर्बिट्स बनेंगे क्या उसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है? नहीं. He says that electron since it is revolving in the circular orbit में होता है, तो यहाँ पे कोई न्यूक्लियस के साथ उसका स्टेबिलिटी वहां पे डेवलप होना चाहिए. ओके, एक कोई स्टेबिलिटी डेवलप होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व होते रहे. तो वो एक डिस्टेंस मेंटेन करेगा और वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, वो वेरी होगा एक स्पेसिफिक वैल्यू के हिसाब से. एक स्पेसिफिक वैल्यू के हिसाब से वेरी होगा. व्हाट इज दैट? सो कोई भी एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में घूमता है तो उसका मोमेंटम को हम लोग बोलेंगे लीनियर मोमेंटम. एनी ऑब्जेक्ट इज गोइंग इन अ लीनियर फैशन या स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है तो p is equal to mv बोलेंगे, where m stands for mass and v stands for velocity. बट कोई भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलरली घूमता है तो उसका मोमेंटम को हम लोग बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे, उसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम. एंड दिस एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू m into v into r. So there are two momentums. One is linear momentum and angular momentum. So linear momentum is p equal to mv, mass into velocity. P is the symbol of linear momentum. And angular momentum is L equal to mvr, where L is the symbol of angular momentum, and m stands for mass, v stands for velocity, and r stands for distance from the nucleus. देखो एक स्ट्रेट लाइन में जाने वाला है उसका कोई डिस्टेंस का मतलब नहीं है, ये सर्कुलरली घूमता है उसका कोई डिस्टेंस है. तो व्हाट बोर सेड, ये जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलरली मूव करते रहेगा तो डेफिनेटली इसका कोई ना कोई एंगुलर मोमेंटम होता है. So he said this angular momentum must be a fixed value, okay, and it must be changing in a fixed way. So he says that its angular momentum must change as the integral multiple of h upon 2 pi, where h is Planck's constant and n stands from 1, 2, 3 to infinity. n क्या होगा? पहला शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, like that. So जो पहला शेल में इलेक्ट्रॉन होता है उसका एंगुलर मोमेंटम को मैं लिख सकता हूँ mvr is angular momentum is equal to h upon 2 pi. अभी ये वैल्यू h upon 2 pi क्या है? where h value is 6.626 into 10 raised to minus 34 joule second. This is Planck's constant. So अभी h upon 2 pi मैं करूँ so 6.6 into 10 raised to minus 34 divided by 2 into 3.14. So ये कैलकुलेट मैं करता हूँ so 2.3 ये तो ऑलमोस्ट 6 हो जाएगा. 6.6 into 10 raised to minus 34 divided by let us say 6 and ये 1.1 into 10 raised to minus 34 रखते हैं. ऐसा अज्यूम करेंगे, दिस इज नॉट द एक्चुअल कैलकुलेशन. सो अभी so here इनका जो भी वैल्यू है वो कितनी है? सो दिस विल बी 1.1 into 10 raised to minus 34. ये जो वैल्यू है ओके, ये वैल्यू होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम का. ये वैल्यू होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम का
जो इलेक्ट्रॉन पहला शेल में घूमता हो। और देखो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी चेंज्ड एंड वेलोसिटी फिलहाल के लिए वी विल कीप कांस्टेंट, बट इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी फिक्स नहीं होता, but for the time we will keep it constant. Mass of the electron is fixed, velocity of the electron we are just now keeping fixed, then this particular value directly proportional to the distance. Okay, so मतलब उतना दूरी पर होना चाहिए ताकि angular momentum का value h upon 2 pi हो. So that means nucleus से समझते कि यहाँ तक आते ही वो h upon 2 pi का value आता है, तो this will be considered as first orbit. This will be considered as first orbit and there will not be any orbit in between. So यहाँ पे जो भी नंबर होता हो तो वो ऑर्बिट को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन इसी में ही घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू एग्जैक्टली h upon 2 pi जितना होता हो. h upon 2 pi एक कांस्टेंट वैल्यू है एंड वो किसके ऊपर डिस्टेंस मैटर करता है, डिस्टेंस के ऊपर मैटर करता है बिकॉज r इज क्वाइट चेंजिंग. नाउ व्हाट विल बी द सेकंड ऑर्बिट? सेकंड ऑर्बिट तो वो होगा, सेकंड ऑर्बिट तो उसको ही करेंगे जिसका वैल्यू अभी इंटीग्रल मल्टीपल होते जाएगा, एक इंटीजर मल्टीप्लाई होते जाएगा, यानी कि 1 के बाद 2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, दैट इज 2h upon 2 pi. तो वो वाला यानी कि इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2.2 into 10⁻⁻34. तो ये जो वैल्यू है वो दूरी पर, वो डिस्टेंस पर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना शुरू करेगा, यानी कि इनका बीच में कोई भी ऑर्बिट नहीं रहेगा. So that means electrons only revolve in those orbits whose value, whose angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi, and it goes on like 3h upon 2 pi, 4h upon 2 pi, 5h upon 2 pi. So इसका मतलब उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन वही ऑर्बिट में घूमेगा, उसका एंगुलर मोमेंटम जो है दैट मस्ट बी इंटीजर्स मल्टीप्लाई, इंटीजर का मल्टीप्लाई होगा h upon 2 के ऊपर, where n stands from 1 से लेकर इनफाइनाइट तक आप बोल सकते हो. आगे जाके ये n जो है वो शेल नंबर कहलाएगा, सो शेल नंबर विल बी द n वैल्यू. सो 0 आप नहीं कंसीडर कर सकते, 0 मतलब वो न्यूक्लियस हो जाएगा. सो स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 इंफिनिटी. सो दैट मींस यहां से यहां h upon 2 pi, ये 2h upon 2 pi, this is 3h upon 2 pi, this is 4h upon 2 pi. So their angular momentum will be having these values. So यहाँ पे एक एंगुलर मोमेंटम का स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को मिलता है, thereby electron won't fall down inside the nucleus or won't be ejected out of the atom. तो आप अभी सेकंड पोस्टुलेट में आपने लिखा रहेगा electrons revolve only in those orbits whose angular momentum is h upon 2 pi. उसके बाद थोड़ा सा जगह रहा तो आप ये लिख लेना, थोड़ा सा जगह रहा तो आप लिख लो mvr equal to nh upon 2 pi, where m is mass of electron, v is velocity of electron, r is distance from the nucleus, n is any integer starting from 1, h is Planck's constant, pi is 3.14. Any object, if it is moving in circular way, then its momentum will called as angular momentum, which is equal to mass into velocity into radius. Nothing more than this is needed right now. कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलरली घूमता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जनरेट होगा और वो वैल्यू होगा m into v into r. That's it. कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है then it will be having linear momentum. एंगुलर मोमेंटम में क्या समझना है बेटा, मैं बोल रहा हूँ कि इट इज मूविंग इन एनी पार्टिकल इफ इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट will be having the value mass into velocity into radius. सर्कुलरली मूव करता है इसलिए एक रेडियस फैक्टर भी मल्टीप्लाई होगा. डोंट थिंक ऑफ यूनिट राइट नाउ, नॉट नीडेड. h upon 2 pi का यूनिट की जरूरत नहीं है अभी. तो एंगुलर मोमेंटम में क्या दिक्कत है वो तो बता दो, एंगुलर मोमेंटम में क्या प्रॉब्लम है. What is angular momentum? That is the problem. और the electron का angular momentum का क्या है?
तो पोस्टुलेट्स में जो आपने थर्ड पोस्टुलेट लिखा उसके बाद लिखो MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 और वहां पे ईच सिंबल का मीनिंग लिखो. M stands for mass of electron, V stands for velocity of electron, R stands for radius between nucleus and electron, H stands for Planck's constant, N is number of shell या number of orbit starts from n equal to 1 से लेकर infinity तक, pi is equal to 3.14. तो इतना लिख लो. R is distance between nucleus and electron. It is the radius of atom. R is distance between nucleus and electron. या 2h अपॉन 2 पाई में तो 2 कैंसिल हो जाएगा, वो तो h अपॉन पाई हो जाएगा. बट वो कैलकुलेशन अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी वो कैसे चेंज होता है वो इंपॉर्टेंट है. अभी 2 कैंसिल करने में मतलब वो आप okay. So I'm going to rub this part. जल्दी लिख लो, मैं रब करूंगा 1 मिनट में. V stands for velocity. Velocity of electron in this case. So I'm going to answer only those questions which are relevant right now. The questions you are asking which are important but will be explained later, I am just ignoring them. It doesn't mean that I am not answering your questions. आपका जो भी डाउट्स आ रहा है वो जो आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला रहेगा तो उसको मैं अभी बात नहीं करूंगा उसके बारे में. चार्ज ऑफ द प्रोटॉन इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. एक इलेक्ट्रॉन का या एक प्रोटॉन का चार्ज होगा 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा. कैसे चेंज होगा? देखो n के हिसाब से चेंज होने वाला है. जैसे शेल चेंज होगा तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होगा. मास वेलोसिटी की वजह से चेंज होता है, बट फिलहाल के लिए तो कीप वेलोसिटी कांस्टेंट, अदरवाइज यू गेट कंफ्यूज. h upon 2 pi is the constant value. H upon 2 pi is a constant value, and that value will keep on changing. That's the value of angular momentum for an electron present in particular orbit. If the electron present in first orbit, then the value of angular momentum will be h upon 2 pi. If the electron is present in second orbit, then the angular momentum will be twice of h upon 2 pi. If the electron present in third orbit, then the angular momentum will be thrice of h upon 2 pi, which is a fixed value. That means angular momentum value is changing in a fixed way, like integral multiple of h upon 2 pi. तो हीट का बारे में अभी बात नहीं करेंगे. Yeah, n is any natural number starting from 1. Yes, correct. Value of R beta cannot be said right now. We are going to calculate the radius of atom. R stands for distance between nucleus and electron. That means the radius of atom. वो वाला पार्ट हम लोग आगे देखने वाले हैं. Yes, correct. Angular momentum value होगा 1.1 into 10⁻34, जो इलेक्ट्रॉन पहला शेल में होता है, बराबर. सेकंड शेल में होता है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो. थर्ड शेल में होता है तो मल्टीप्लाई बाय 3 करो. यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक फिक्स्ड वैल्यू के हिसाब से बढ़ते जाएगा. अभी आप पूछोगे कि क्यों वो फिक्स्ड वैल्यू के हिसाब से बढ़ेगा? बिकॉज दैट इज आल्सो वन सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी. ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर गेनिंग out of
a fixed angular momentum. R is not constant. R will change as shell changes. Distance change होगा, shell number change होते. L is the symbolic form of angular momentum. Symbolically, angular momentum को आप L बोल सकते हो. Yes, it is true for all that. चलो, we'll go further now. So the next postulate I said, fourth postulate मैंने लिखा था कि as long as electron revolve around the nucleus, whose energy, electron's energy will remain constant. तो वो क्या है देखते हैं. Now, let us say electron is present in first shell. देखो इलेक्ट्रॉन आपस में स्टेबिलिटी भी लाना पड़ेगा, उसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम का मैंने डिस्टेंस जो बोला है वो फिक्स होता है, एंड वो पोस्टुलेट हमने देखा. नाउ एंगुलर मोमेंटम, अच्छा नेक्स्ट, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट, ये इलेक्ट्रॉन जब तक यही ऑर्बिट में घूमते रहेगा उसका एनर्जी फिक्स्ड होगा. ओके, एनर्जी फिक्स, उसका एनर्जी फिक्स रहेगा. जो भी एनर्जी होगा वो देखेंगे आगे, बट अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेशन, बोथ पोस्टुलेट, सो इलेक्ट्रॉन जब तक सिंगल ऑर्बिट में, कोई भी एक ऑर्बिट पकड़ लो, कोई भी ऑर्बिट में वो घूमता रहेगा उसका एनर्जी फिक्स होगा. एनर्जी फिक्स मतलब ये इलेक्ट्रॉन घूमते वक्त ना एनर्जी को ये बाहर एमिट करता है, ना ही वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा कहीं से भी. ओके, बट द मूवमेंट, अच्छा उससे पहले, ओके, बाहर के एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की मैं बात नहीं कर रहा हूं अभी. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एन एटम व्हिच इज प्रेजेंट एट एक नॉर्मल सिचुएशन, एक्सटर्नल एनर्जी का सप्लाई नहीं हो रहा है, वो वाला सिचुएशन. तभी का केस में इलेक्ट्रॉन घूमते ही रहेगा पर्टिकुलर ऑर्बिट में विदाउट लूजिंग एनी एनर्जी. एनर्जी लूज नहीं करता बिकॉज उसका एनर्जी फिक्स रहता है, ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना ही एनर्जी एमिट करता. सो दैट मीन्स ये जो भी शेल होते हैं n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, ये जो शेल नंबर्स में दिया हूं, ये जो शेल होते हैं देयर एनर्जी आल्सो फिक्स्ड. ओके, ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स है. इसका मतलब क्या, ऑर्बिट्स एनर्जी फिक्स, इसका मतलब ये है, थिंक ऑफ अ सिचुएशन कि यू आर इन द फर्स्ट फ्लोर. ओके, यू आर इन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग एंड डेफिनेटली फर्स्ट फ्लोर इज अबव द फ्लोर, एंड पोटेंशियल एनर्जी जो भी होगा आपका वो डेफिनेटली जीरो नहीं है, बिकॉज अभी आप फर्स्ट फ्लोर में हो, तो फ्लोर से आप थोड़ा सा एक हाइटेड में हो, तो एक थोड़ा हाइट में हो, इसका मतलब आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है. द मोमेंट यू गो टू सेकेंड फ्लोर, आपका पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ेगा. थर्ड फ्लोर में जाओगे तो आपका पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ेगा. जैसे आप ऊपर का फ्लोर में जाते जाओगे तो आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगा. बट एज लॉन्ग एज यू आर इन पर्टिकुलर फ्लोर, आप जितना जहां तक आप एक पर्टिकुलर फ्लोर में रहोगे आपका पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगा. आपका पोटेंशियल एनर्जी चेंज इसलिए नहीं होगा बिकॉज दैट पर्टिकुलर फ्लोर इज नॉट मूविंग. ओके, सेम थिंग हियर, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी चेंज नहीं होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्थ पोस्टुलेट नाउ. As long as electron revolve in a particular orbit, its energy remain constant. It does not emit or absorb energy. उसकी बात कर रहा हूं मैं. So जब तक इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा, it won't change its energy. इसका मतलब मैंने वही आपको फ्लोर के हिसाब से समझा रहा था. जब तक आप फर्स्ट फ्लोर में रहोगे आपका पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगा. इसलिए सेम नहीं है कि आप भले आप वहां पे इधर उधर घूमते रहोगे, बट फ्लोर डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है ग्राउंड फ्लोर से, यानी कि ईच फ्लोर इज फिक्स्ड पोजीशन, ईच फ्लोर इज स्टेशनरी. मतलब यहाँ पे भी आपको वही समझना है, ये ऑर्बिट्स जगह चेंज नहीं करता है, ये ऑर्बिट्स फिक्स्ड स्टेशनरी है.
एंड जब तक इलेक्ट्रॉन वो फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमते रहेगा उसका एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएगा. सो जब तक आप एक पर्टिकुलर फ्लोर में रहोगे आपका पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगा. जैसे आप फ्लोर चेंज करोगे तो डेफिनेटली आपका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, बट जब तक आप सेम फ्लोर में रहोगे योर पोटेंशियल एनर्जी रिमेन सेम. सेम थिंग हियर, as long as electron present in a particular orbit it is not changing its energy. Its energy is fixed. उसका एनर्जी फिक्स इसलिए होता है बिकॉज ऑर्बिट जो है वो रिजिड है या ऑर्बिट जो है वो स्टेशनरी है. ऑर्बिट इज नॉट चेंजिंग एट ऑल. ऑर्बिट चेंज नहीं हो रहा है, ऑर्बिट का जगह चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए एनर्जी से सेम है. इसलिए ऑर्बिट्स आर आल्सो कॉल्ड एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स. ओके, ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोल सकते हो. एंड दिस इज व्हाट एक्सप्लेन्ड देयर. नेक्स्ट ऑफ पोस्टुलेट में आपने लिखा ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी. ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी. सो जो भी आप ऑर्बिट की बात करोगे उसका एक फिक्स्ड एनर्जी होगा and this energy increases as you increase the distance from nucleus. मतलब E1 is smaller, E2, then it goes like this. जैसे ऑर्बिट का दूरी न्यूक्लियस से बढ़ते जाएगा एनर्जी इंक्रीज होते जाएगा. दैट मीन्स सेकंड शेल हैज ग्रेटर एनर्जी एज कंपेयर टू फर्स्ट शेल. सो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ते जाएगा if electron is moving from first shell to higher shell. ज्यादा शेल की तरफ हो जाता है तो एनर्जी बढ़ते जाएगा. सो दिस इज हाउ एनर्जी चेंजेस. दैट्स व्हाई दीस ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एज एनर्जी लेवल्स. इनको आप एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हो बिकॉज लोअर एनर्जी, हायर एनर्जी, वे हायर एनर्जी लाइक दैट. उनके एनर्जी लेवल बोल सकते हो एंड दे आर नेम्ड एज K, L, M, N like that, or you can simply say 1, 2, 3, 4 like that. So दोनों चलेगा. So symbolically, alphabetically या number wise भी आप लिख सकते हो. Now this is what we have written as fourth point. Each orbit has fixed energy and this energy increases as you go away from the nucleus. So now if I talk about, let us say, this distance, difference between the energy, इसको मैं लिखूंगा डेल्टा E1. डेल्टा E1 is E2 minus E1 का एनर्जी डिफरेंस, यानी कि सेकेंड शेल और फर्स्ट शेल का एनर्जी डिफरेंस. ये जो E2 है, सॉरी डेल्टा E2 लिखता हूं. डेल्टा E2 ये होगा E3 माइनस E2. ओके, सो एनी टू एनर्जी लेवल्स इफ आई राइट, उनका बीच का डेफिनेटली एनर्जी डिफरेंस होगा बिकॉज एनर्जी इंक्रीज होते जाता है एज यू गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. अच्छा, आपको ऐसा करना है, ये दोनों का निकालना है वो भी चलेगा. इसको मैं डेल्टा EA लिखता हूँ. डेल्टा EA विच इज एक्चुअली E3 माइनस E1. कोई भी दो एनर्जी लेवल का बिटवीन एनर्जी जो भी डिफरेंस रहता है, दो एनर्जी लेवल्स का बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको मैं डेल्टा E रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ओके, डेल्टा E रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. सो दैट एनर्जी, सो आपने सिक्स्थ पॉइंट आपने लिखा एनर्जी डिफरेंस. आपने पोस्टुलेट में लिखा था एनर्जी डिफरेंस, उसको मैं सिंबॉलिकली डेल्टा E बोल रहा हूँ. डेल्टा E जो ऊपर मैंने लिखा है, डेल्टा E is always quantized. ऐसा आपने लिखा है. ओके, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनी टू एनर्जी लेवल्स. कोई भी एक टू एनर्जी लेवल आप ले लो रैंडमली, सो वो हमेशा क्वांटाइज्ड होगा. अभी देखते हैं ये क्वांटाइज्ड का मतलब क्या. वेयर डेल्टा स्टैंड्स फॉर डिफरेंस. बेटा, दो एनर्जी लेवल का बीच का डिफरेंस को डेल्टा बोलेंगे. यस, इट इज चेंज. एनर्जी डिफरेंस इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड. अभी क्वांटाइज्ड का मतलब क्या. सो क्वांटाइज्ड मतलब this difference is always is equal to energy of one quantum. So ये जो डिफरेंस होता है एनर्जी का वो हमेशा एक क्वांटम, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्वांटम बनेगा, यानी कि ये क्वांटम जितना एनर्जी डिफरेंस होगा. सो इसका मतलब if let us say
electron is present here, if electron is present here, if it is going here to here, so मतलब ये डेल्टा E2 जो है वो जो एनर्जी डिफरेंस है वो एक फोटोन बन के बाहर निकलेगा. फोटोन मतलब एक पैकेट ऑफ एनर्जी. सो वन एनर्जी पैकेट बन के बाहर निकलेगा, एनर्जी पैकेट बन के बाहर निकलेगा, और ये एनर्जी पैकेट को ही हम लोगों ने क्वांटम बोला है. ओके, एक एनर्जी पैकेट बन के बाहर निकलेगा, नो मैटर विच टू एनर्जी लेवल्स यू आर टॉकिंग अबाउट, एनी टू एनर्जी डिफरेंस यू कैन टॉक अबाउट. सो दोनों कोई भी एनर्जी निकाल सकते हो. समझो कि यहाँ से यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिटर्न आता है, ये मैं रिटर्न आने की बात कर रहा हूँ. एब्जॉर्ब होने के बाद नीचे जो आता है तभी का, ये जो डिफरेंस है जिसको अपने डेल्टा ई ए बोला हुआ है, ये भी एक क्वांटम ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी पैकेट बन के बाहर निकलेगा, एक एनर्जी पैकेट बन के बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. एंड वी नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर मेड अप ऑफ फोटॉन्स. तो एक फोटोन बन के ही बाहर निकलेगा वो, यानी कि 4 या 6 पॉजिटिव आपने लिखा, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनी टू एनर्जी लेवल इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड. मतलब एक क्वांटा बन के ही वो, एक क्वांटम बन के ही वो बाहर निकलेगा. सो एक फोटोन बन के, एक क्वांटम बन के, या एक एनर्जी पैकेट बन के बाहर निकलेगा. सो प्लीज रीड द पोस्टुलेट्स वंस. एक बार पोस्टुलेट्स रीड कर लो और आस्क मी द डाउट्स इफ यू हैव. Quantum is a packet of energy, small packet of energy, and quantum is electromagnetations are made up of quantum. So why electrons are ejected out of the atom? We will study about that. आगे स्टडी करेंगे हम लोग. इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर कब जाते हैं वो देखेंगे हम. So in what ways you are saying it is contradicting Coulomb's law? बेटा बताओ. Yes, velocity of the electron change from orbit to orbit. वो कैसे चेंज होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ओके, पोस्टुलेट्स का स्क्रीन में डालता हूँ एक बार. ये जो भी मैंने बोर्ड में लिखा है वो लिखने के बाद तो वो 4 लाइन्स में ये लिख लो बेटा. जो भी आपको मैंने 6 पॉइंट के बाद 4 लाइन छोड़ने के लिए बोला था ये आप लिखो, और ये डायग्राम भी बना दो, और ये बोलो कि डिफरेंस जो है दैट इज ऑलवेज ऑफ 1 फोटोन. एक फोटोन जितना एनर्जी होगा. Why particles go away when energy is increased? तो नाउ अपने पास समझो हम और आज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. तो क्या हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर नहीं जाते, या रॉकेट्स बाहर नहीं जाता अर्थ से? जब आप एनर्जी सप्लाई करोगे डेफिनेटली दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा एनर्जी सप्लाई करोगे, डेफिनेटली हम अर्थ से बाहर जा सकते हैं. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस कनेक्टेड है, बट आप एक्सटर्नली एनर्जी सप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन उधर से निकाल सकते हो, आप हायर एनर्जी ऑर्बिट्स में जा सकता है. ऑर्बिटल्स के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में देखेंगे. वैल्यू ऑफ क्वांटम, ये मैंने लास्ट क्लास बोला था. कोई भी एनर्जी पैकेट का वैल्यू जो है E इज इक्वल टू H इंटू न्यू. ये तो हमने देखा है, एक फोटोन की एनर्जी H न्यू होगा, E इज इक्वल टू H न्यू करके हमने बोला था. ऐसा कुछ नहीं बोल सकते. कोई भी दो एनर्जी लेवल्स का बीच का एनर्जी जो है वो एक क्वांटम ही होगा, एक क्वांटम जितना होगा. और ये समझ के मत बैठना कि हर कोई क्वांटम का एनर्जी सेम होगा. आप एक्सरे की बात करोगे उसका क्वांटम, एक क्वांटम का एनर्जी अलग होगा, एक रेडियो वेव का क्वांटम की बात करोगे उसका एनर्जी अलग होगा. तो बुक्स में मैंने वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का ई बुक शेयर किया हुआ है, उसमें ये सब है, एक बार देख लो.
No, number of electrons won't affect the energy of the orbit. Energy of the orbit is fixed no matter how much electrons are present there. So if you have written everything, I'll just place that postulate screen if you want. Recording दिया जाएगा. Distance between two orbits is fixed, but difference of energy is not fixed. दो ऑर्बिट का बीच का डिफरेंस एनर्जी डिफरेंस फिक्स नहीं है. डिस्टेंस आप फिक्स बोल सकते हो, बिकॉज mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 है, तो वो हिसाब से थोड़ा कुछ आप फिक्स बोल सकते हो, बट वो भी फिक्स नहीं है, बट वो मिनिस्क्यूल में चेंज होगा, बट एनर्जी डिफरेंस नहीं है. एनर्जी डिफरेंस अलग अलग होता रहेगा. आपके लिख के हो गया रहेगा तो यू कैन लीव. पोस्टलेट स्क्रीन दिखाता हूँ अभी, एक मिनट में दिखाता हूँ. एक बार बच्चे ये लिखे के बाद मैं पोस्टलेट वाला स्क्रीन दिखाता हूँ. देखो एक बार एटॉमिक स्ट्रक्चर होने के बाद ये मैं अभी इस वर्कशीट भी शेयर करूंगा इसका रिलेटेड. थोड़ा कुछ ट्राई करो, कोशिश करो ये करने के लिए. फर्स्ट लेक्चर तो मैंने शेयर कर दिया है ऑलरेडी. ये लेक्चर खत्म हो गया. आप लोगों को पोस्टलेट वाला स्क्रीन नहीं चाहिए तो यू कैन लीव नाउ. हाँ, स्क्रीनशॉट में ग्रुप में भेजता हूँ. स्क्रीनशॉट पोस्टलेट का ग्रुप में भेजता हूँ. तो लास्ट क्लास का डाउट्स में लास्ट क्लास का जो फॉर्मल क्वेश्चन दिया था, आई डोंट थिंक उसमें आपको डाउट होना चाहिए, क्योंकि वो मैंने डिटेल में सॉल्व किया था. देख लो, नहीं आए तो आप देखते, आप डाउट सेशन में सॉल्व करते उसको. जो बच्चों का हो गया तुम लोग ब्रेक ले सकते हो. 7 बजे फिर से और एक लेक्चर है.